जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं। बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट क्या है? अधिगम एवं शिक्षण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्मृति यानी मेमोरी। चलिए हम इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, स्मृति का अर्थ, स्मृति की परिभाषा, स्मृति के प्रकार, स्मृति के अंग, अच्छी स्मृति के लक्षण, स्मृति के नियम, निष्कर्ष और संदर्भ। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति की प्रस्तावना। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन में स्मृति की जो भूमिका होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारा जीवन सुचारू रूप से अगर चलाना है तो हमें स्मृति की जो भूमिका है हमारे जीवन देखने को मिलती है। स्मृति के कारण क्या है? स्मृति के कारण हम हमारे जो कार्य होते हैं उसको हम आसानी से कर लेते हैं। जैसे अगर हम कुछ चीज़ किए हैं, है ना, तो उसके जब किसी चीज़ कहीं पर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो तब हमारी क्या होती है, स्मृति वहाँ पर काम करती है। मतलब कोई कार्य जब हम किए रहते हैं तो वक्त पड़ने पर उस कार्य में अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे याद करके हम उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो स्मृति होता है उसका व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे क्या होता है, स्मृति के आधार पर हम अपने जो कार्य होते हैं उसको शीघ्रता से या आसानी से कर लेते हैं। और क्या होता है, जो स्मृति होती है उसे क्या होते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में जो अधिगम की प्रक्रिया होती है अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसमें स्मृति की जो भूमिका होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हमें अपने अधिगम को बढ़ाना है, अधिक से अधिक सीखना है तो क्या होता है, वहाँ पर हमें स्मृति की भूमिका होती है। तो अब क्या करते हैं, अगर हम सीख रहे होते हैं, है ना, तो स्मृति की वहाँ पर भूमिका तो होती है। साथ ही अगर हम उस जो सीखे हुए हैं उसको हम तभी इस्तेमाल में दूसरी जगह हम उसको कर सकते हैं जब वो हमारे मस्तिष्क में वो संचित है, तभी वो हमारी स्मृति कहलाएगी। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है और क्या करता है वो उसे भूल जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो किसी चीज़ को याद करते हैं और वो जो याद है उस मस्तिष्क में हमेशा संचित रहता है और वो क्या करता है, वक्त आने पर उसे याद करता है और क्या करता है, उसे प्रयोग में लाता है। तो इस प्रकार स्मृति जो है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और स्मृति का एक अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा क्या है, व्यक्ति अधिक से अधिक सीख पाता है तथा अपना विकास वो कर पाता है। अब हम देखते हैं स्मृति का अर्थ। स्मृति को इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। देखिए जो स्मृति है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमोरी। अब हम स्मृति का अर्थ स्टर्ट एवं उपदान के अनुसार देखते हैं कि जो स्टर्ट एवं उपदान जी है वो स्मृति को किस प्रकार उसका अर्थ बताते हैं। जब इस स्टर्ट एवं उपदान जी कहते हैं जब हम किसी वस्तु को छूते, देखते, सुनते या सुनते हैं। स्टर्ट जी कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है ना, जैसे एक फूल ही ले लीजिए, हम उसको देखेंगे, छुएंगे और सूंघेंगे, तब क्या होता है, तब हमारे सेंसरी नर्वस क्या है, यह ज्ञान वाहक तंतु उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के सेंसरी सेंटर में पहुंचा देते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम किसी वस्तु को देखते, छूते या सुनते हैं तब क्या होता है, हमारे जो सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं, ज्ञान वाहक तंतु होते हैं, वह हमारे अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र तक पहुंचा देते हैं। यही कहा जा रहा है, पर ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है और जैसे ही वो अनुभव हमारे ज्ञान केंद्र तक पहुंचती है तो वहां पर उसकी क्या बन जाती है, प्रतिमा बन जाती है, मतलब छाप बन जाती है, जिसे छाप कहते हैं। यह अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहने के बाद अचेतन मन में चला जाता है। देखिए कोई भी वस्तु हम क्या करेंगे, देखेंगे, छुएंगे, सूंघेंगे, तब क्या होगा, वो जो हमारी जो सेंसरी जो ऑर्गन थे, मतलब ज्ञान वाहक तंतु, उसको क्या करते हैं, उसको ले जाकर ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में पहुंचने के बाद उस अनुभव का हमारे जो ज्ञान केंद्र है वहाँ पर छाप बन जाता है ना, और ये जो छाप है वह कुछ समय तक क्या होता है, हमारे चेतन मन में रहता है, चेतन मन में रहता है। उसके बाद क्या है, वो जो अनुभव है हमारे अचेतन मन में चला जाता है। और कुछ चीज़ें क्या है, हम कुछ समय तक हम याद रखते हैं, उसके बाद जो अनुभव है हमारे अचेतन मन में चला जाता है और हम उसको भूल जाते हैं।
और जो चेतन होता है उसको हम भूल जाते हैं, है ना। उस अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में लाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्मृति कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अनुभव है ना, वो हमारे चेतन मन में, चिंतन मन में क्या होता है, संचित रहता है। अगर हम उस चेतन जो हमारी जो याद है उसको हम चेतन मन से हम अचेतन मन में क्या करते हैं, वो चला जाता है। उसके बाद क्या है, उस अनुभव को अचेतन मन से चेतन मन में लाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। चलिए अब हम जो स्मृति है उसको, इसकी प्रक्रिया को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम किसी चीज को देखेंगे, है ना। यहाँ पर पहला क्या है, आंख दिखा रहा है, मतलब कि हम किसी चीज को जब देखते हैं, जैसे कोई फूल हो गया, है ना, फूल, या किसी व्यक्ति को लेते हैं, तो सबसे पहली बात, हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो क्या होता है, हम तुरंत उसे देखते हैं। फिर क्या होता है, हमारे जो ज्ञान वाहक तंतु है ना, हमारे जो ज्ञान वाहक तंतु उस जो अनुभव को, है ना, उस व्यक्ति को याद को हमारे कहाँ पहुँचाएगा, वो ज्ञान वाहक केंद्र में वो पहुँचाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, वो जो व्यक्ति की जो याद है वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, वो मतलब कि अगर ज्ञान वाहक केंद्र तक पहुँचने के बाद क्या होगा, उस व्यक्ति की जो छाप है वो हमारे मस्तिष्क में छप जाएगी, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो जो अनुभव है उस व्यक्ति को देखने का, उसको हमारे जो ज्ञान वाहक तंतु है वो उसको हमारे ज्ञान केंद्र तक पहुंचा देते हैं, है ना। ज्ञान वाहक तंतु उसको, उस अनुभव को ज्ञान वाहक केंद्र तक पहुंचा देंगे, तो वहाँ क्या है, उस व्यक्ति का छाप हमारे मस्तिष्क में छप जाएगा। और ये जो उस व्यक्ति की जो अनुभव मतलब याद है वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, हमारे अर्धचेतन में चला जाता है। मतलब कुछ दिनों बाद, मतलब कि हम उस व्यक्ति को कम याद रहता है, मतलब कि जो हम उसको देखे रहते हैं उसे थोड़ा थोड़ा भूलते जाते हैं, मतलब अर्धचेतन कहेंगे उसे, है ना। फिर धीरे 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 और साल बढ़ते जाएगा, फिर क्या होगा, वो जो उस व्यक्ति की जो छवि है वो हमारे अचेतन मन में चला जाएगा, है ना। वो धीरे धीरे उसकी जो याद है, उसकी जो चेहरा है वो हमारे अचेतन मन में क्या हो जाता है, वो चला जाता है। और जब यही याद क्या होता है, जब हम उस व्यक्ति को क्या किए, भूल गए, उसको देखे, है ना, उसकी जो छाप है वो हमारे मस्तिष्क में छप गई, और हम क्या करें, उसे धीरे धीरे भूलते गए, और एक समय ऐसा है कि हम उसे पूरा ही क्या किया, भूल गए। और तब जब हमारे सामने वो व्यक्ति दोबारा आता है, तब क्या करता है, हमारे जो अचेतन मन में उस व्यक्ति की जो याद है वहाँ धीरे धीरे हम उसको याद करते हैं, तो वो हमारे अर्धचेतन पहुँचता है। अर्धचेतन के बाद क्या है, वो चेतन में चला जाता है, मतलब वो उस व्यक्ति का हम याद कर लेते हैं। तो यही जो याद करने की जो अनुभव है उसे हम क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। अर्थात अचेतन मन में जो याद है वो हमारे चेतन मन में आने की जो अनुभव, उसे क्या कहेंगे, हम स्मृति कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति की कुछ परिभाषाएं। तो पहला क्या है, वुडवर्ड जी के अनुसार, वुडवर्ड जी कहते हैं, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष में उपयोग ही क्या है, स्मृति है। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं, वुडवर्ड जी कह रहे हैं कि हम जो पूर्व में कुछ भी जो सीखे हैं वो क्या है, अगर हम उसका प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं तो यही क्या है, स्मृति है। जैसे हम स्कूल लाइफ में देख लें, कुछ चीज़ें सीखे रहते हैं, जैसे ABCD हो गया, है ना, ABCD हो गया या पहाड़ा हो गया, तो क्या होता है, हम उस चीज़ को सीखे हैं और वक्त आने पर हम जब कहीं पढ़ाने जा रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, हम उस समय याद आती है तो उसका हम प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं, तो यही क्या है, एक स्मृति कहलाती है ना। अब दूसरा देखते हैं, स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्मृति होती है वो क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति है। जो स्मृति है वो क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति है। माफ कीजिए, यहाँ पर डबल हो गया था। स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हम याद के रहते हैं, है ना, उसको हम दोबारा यूज करते हैं, मतलब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो यही क्या है, स्मृति कहलाती है। अब तीसरा देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल जी कहते हैं, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव है। मैकडूगल जी कह रहे हैं कि जो स्मृति है वो क्या है, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना, अर्थात अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई है ना, उसको हम क्या करेंगे, हम पहचान लेंगे, मतलब हमने किसी व्यक्ति को देखा है ना, और क्या करेंगे, जब वो व्यक्ति हमारे सामने दोबारा आता है
तब हम अपने मन को टटोलते हैं कि हमने इस व्यक्ति को कब देखा था, कहाँ देखा था। ऐसा करके हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं और हमें तब सडनली हमें याद आ जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। मतलब हमें जो अतीत की जो घटनाएं हैं उसे वर्तमान में अनुभव करने का जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति के प्रकार। जो स्मृति होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है व्यक्तिगत स्मृति। इस स्मृति के अंतर्गत व्यक्ति को क्या है, अतीत के व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्तिगत अनुभव याद आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बुरे समय में कौन से व्यक्ति ने उसका साथ दिया है ना, इस तरह का याद क्या है, व्यक्ति को याद आता है। तो ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। अर्थात उसके अतीत में कौन से व्यक्ति ने उसका साथ दिया था, है ना। तो ये क्या है, व्यक्तिगत अनुभव कहलाता है, व्यक्तिगत स्मृति कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं अव्यक्तिगत स्मृति। ये अव्यक्तिगत स्मृति के अंतर्गत जब हम किसी चीज़ को बिना व्यक्ति के याद करते हैं, मतलब अर्थात कोई व्यक्ति किसी बुक का सहारा ले रहे हैं, कुछ चीज़ जानने समझने के लिए वो बुक से सहारा ले रहे हैं, मतलब बुक से वो किसी चीज़ का अनुभव कर रहा है ना, तो उसी को वो याद करता है। तो ये क्या कहता है, अव्यक्तिगत स्मृति। अब हम तीसरा देखते हैं स्थायी स्मृति। इस स्मृति के अंतर्गत व्यक्ति जब कुछ चीज़ को जाना या समझा रहता है तो वो उसके दिमाग में स्थायी रूप से होता है। यही जो स्मृति होती है वह स्थायी स्मृति कहलाती है। और ये जो स्थायी स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक देखने को मिलता है। अब हम चौथा देते हैं तत्कालिक स्मृति। देखिए तत्कालिक स्मृति के अंतर्गत जब हम कोई चीज़ तुरंत सीखते हैं तो तुरंत उसे सुनाकर उसे क्या करते हैं, कुछ समय बाद क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं, है ना। तो यही जो स्मृति होती है वो तत्कालिक स्मृति कहलाती है। मतलब हम कुछ भी चीज़ सीखे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, उसे तुरंत ही जानकर उसे किसी को बताकर, मतलब कि उसका यूज़ करके क्या करेंगे, उसे कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं, है ना। तो यही क्या कहलाती है, तत्कालिक स्मृति कहलाती है। अब हम देखते हैं पांचवा सक्रिय स्मृति, मतलब एक्टिव स्मृति। इस स्मृति के तहत हम क्या करेंगे, हम कोई चीज़ सीखे हैं तो उसे जानने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यही जो स्मृति है वो क्या कहलाएगी, सक्रिय स्मृति कहलाती है। मतलब हम कुछ सीख गए हैं, जैसे हम क्या करेंगे, कुछ भी चीज़ है तो हम सीखे रहते हैं तो क्या करेंगे, उसे याद करने की हमें कोशिश करना पड़ता है। तो यही जो हमारी जो स्मृति है वो क्या कहलाती है, सक्रिय स्मृति कहलाती है। अब हम देखते हैं निष्क्रिय स्मृति। देखिए ये जो निष्क्रिय स्मृति होती है वो क्या करते हैं, हम कुछ याद करने के लिए हमें अपनी जो पिछली जो अनुभव होती है ना, हमने जो पिछली मतलब कि अपने अतीत में जो कुछ भी अनुभव किए हैं उसको याद करके इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब क्या करते हैं, निष्क्रिय स्मृति के तहत हमने जब पिछले समय में कुछ भी जो अनुभव किया है ना, उसको क्या करेंगे, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे कोई टीचर हो गया, हमें कुछ कहानी सुना रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कुछ कहानी सुनाते रहते हैं, मतलब कि जब वो बड़े होते हैं तो उसे कहानियाँ सुनाते हैं कि हम विद्यालय जाते थे तब अमरूद चुराने जाते थे, है ना। ऐसे कुछ कहानियाँ कुछ होती हैं। तो उसी समय जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जो कुछ बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो क्या करते हैं, उस समय उनको याद आता है कि हम भी जब छोटे थे और विद्यालय जाते थे तो हम अमरूद चुराते थे। तो इस प्रकार क्या है, उस जो याद है, जो अमरूद चुराने की जो बात है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो स्टोरी जो सुनता रहता है तो उस स्टोरी के अंतर्गत उसे अपने जो कार्य किए हैं, है ना, बचपन में जो भी कार्य किए थे वो उसको उस समय याद आ जाता है कि हमने उस समय में ऐसा कार्य किया था। तो यही जो स्मृति होती है वो स्मृति क्या कहती है, निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। इसके हमें जो अतीत के अनुभव हो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं सातवां तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति के तहत हम किसी चीज़ या कुछ कार्य को किए हैं तो इसके लिए हमें सोच विचार या तर्क लगाना पड़ता है। कोई कार्य जानने सोचने समझने के लिए हमें उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, अधिक सोचने या तर्क लगाने की जरूरत पड़ती है। तो यही जो स्मृति है वो क्या स्मृति कहती है, तार्किक स्मृति कहलाती है। अब हम देखते हैं यांत्रिक स्मृति। देखिए ये जो यांत्रिक स्मृति होती है इसके तहत क्या है, हम किसी तथ्य को बिना प्रश्न के मतलब कि उत्तर देने या सोचने समझने की शक्ति हमें नहीं होती, तो क्या करते हैं, हम यांत्रिक स्मृति के अंतर्गत क्या करेंगे, किसी चीज़ को रटन के रूप में बताएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम कुछ सीखे हैं तो उसको क्या करेंगे,
रटने के तौर पर उसको हम हमारे दिमाग में क्या है संचित है, तो हम उस चीज़ को उसी तरह ही व्यक्त करेंगे। तो उसी को हम क्या स्मृति कहेंगे, यांत्रिक स्मृति या रटन की प्रवृत्ति, मतलब रटने की प्रवृत्ति। वो उस चीज़ उसे रटने के रूप में क्या है याद है, मतलब उसको जो कहते हैं उसे याद है। तो ये जो स्मृति होती है वो क्या कहती है, यांत्रिक स्मृति कहलाती है। अब हम देखते हैं ना आदत स्मृति। देखिए इस स्मृति के तहत क्या है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो वह बार बार उस कार्य को करता है, तो उसी रूप में वह उस कार्य को याद रखता है। तो यही जो आदत की जो स्मृति होती है ना, तो वो आदत स्मृति कहती है, मतलब उस चीज को बार बार दोहराकर उस कार्य को करता है, तो यह आदत स्मृति कहलाती है। अब हम 10वां देखते हैं शारीरिक स्मृति। इस स्मृति के अंतर्गत हम अपने शरीर के द्वारा कुछ कार्य किए रहते हैं तो वो हमें याद आते हैं। जैसे हमने हारमोनियम बजाना सीखा है ना, तो हम हारमोनियम बजाना सीख गए। अब जब हम कुछ सालों बाद क्या करेंगे, हमारे सामने कोई हारमोनियम ला दे तो हम क्या करेंगे, उस हारमोनियम को बजाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो क्या है, हमारी जो सोच है, मतलब स्मृति है उस हारमोनियम को बजाने की, वहाँ पर हमारी स्मृति काम आएगी और हम उस हारमोनियम को बजा लेंगे। तो यही जो स्मृति है वो क्या है, शारीरिक स्मृति कहलाती है। मतलब हमारे जो अंगों के तरह जुड़ी जो याद है वो हमें याद आती है। तो ये जो स्मृति वो क्या कहलाती है, शारीरिक स्मृति कहलाती है। अब हम देखते हैं 11 इंद्रिय अनुभव स्मृति। इंद्रिय अनुभव स्मृति के तहत क्या होता है, हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जाने सीखे समझे जाते हैं वो जब याद आता है तो ये जो स्मृति होती है वो इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है। जैसे कुछ भी हो गई इंद्रिय के द्वारा, जैसे हम किसी चीज को जैसे गुलाब का फूल हो गया है ना, उसके खुशबू को हम पहचानते हैं। और जब हम हमारे सामने कोई गुलाब का फूल लाए और हम उसको सूंघे और देखें, तो हम अगर कुछ सुनते हैं देखते हैं तो क्या होता है, हमें याद आ जाता है कि ये क्या था, ये गुलाब का फूल था जो हमने जो पहले सूंघा था या देखा था या छुआ था। तो उस समय हमें याद आ जाता है कि ये गुलाब का फूल है। तो इसी तरह वो जो अनुभव हमें इंद्रिय के द्वारा प्राप्त होता है ना। और क्या करेंगे, जैसे हम कुछ चीज़ खाए हैं, है ना, तो खाए रहते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ हमें दोबारा कोई ला कर दे तो हम समझ जाते हैं कि हमें जो पहले खाया था ये वही चीज़ है। तो इस प्रकार इंद्रिय को द्वारा जो हमें याद आता है तो वो क्या कहते हैं, इंद्रिय अनुभव स्मृति कहलाती है। अब हम देखते हैं 12 सच्ची या शुद्ध स्मृति। सच्ची या शुद्ध स्मृति के अंतर्गत हम किसी चीज को जाने हैं समझे हैं तो हम उसी रूप से शुद्ध रूप में उसे व्यक्त करते हैं। तो यही जो स्मृति है वह सच्ची या शुद्ध स्मृति कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति के अंग। जो स्मृति होते हैं उसके क्या क्या अंग होते हैं। तो वुडवर्ड के अनुसार, वुडवर्ड जी के अनुसार देखते हैं कि स्मृति के कितने अंग होते हैं। वुडवर्ड जी के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। पहला है सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनः स्मरण और चौथा पहचान करना। देखिए वुडवर्ड जी स्मृति के 4 अंग बताए हैं। सबसे पहले क्या है, सीखना। देखिए अगर हमें किसी चीज़ को जानना है तो सबसे पहले क्या है, उसे सीखना पड़ता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें उस कार्य को करना पड़ता है, तभी तो हम उस कार्य को सीखेंगे, है ना। जैसे मान ली जाए हाँ, जैसे हमें कुछ कार्य करना, जैसे पेंटिंग ही बनाना है तो हमें ऐसे ही पेंटिंग तो बनाना नहीं आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस कार्य को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, खुद से पेंटिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। तो इसी तरह हमको उस चीज़ को जानना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सीखना पड़ता है। तो ये क्या है, पहला इसका स्मृति का पहला क्या है, ये स्मृति का पहला अंग है सीखना, है ना। अब दूसरा देखते हैं धारण करना, है ना। अब दूसरा क्या है, धारण करना। अब हम कुछ करना तो सीख गए तो उसको क्या करेंगे, उस जो याद है, हमें पेंटिंग बनाना आ गया है ना, तो उस चीज़ को क्या है हम अपने मन में क्या करेंगे, मतलब कुछ भी कार्य सीखे हैं ना तो उसको क्या करेंगे, उस कार्य को हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, संचित हो जाता है। मतलब हम उस कार्य को क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं, हमें वो याद हो जाता है। अब क्या है तीसरा, अब हम सबसे पहले तो हम उस कार्य को सीख गए, सीखने के बाद हम उस कार्य को अपने मन में धारण कर लिए। अब तीसरा है पुनः स्मरण करना। अब हम कोई भी कार्य देखे हैं, छुए हैं, सूंघे, मतलब कुछ भी हम किए हैं तो उस कार्य को हम पुनः स्मरण करेंगे। तो ये क्या है, स्मृति का चौथा तीसरा क्या है, पुनः स्मरण करना। जैसे हम कहीं पर क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को हम मिले हैं, हम कहीं सफ़र करें, ट्रैवल करेंगे ट्रेन या बस में, तो क्या करेंगे, कोई व्यक्ति को हम देखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, कुछ समय बाद वो हमारे चेतन मन में रहेगा, है ना, कि हम इस व्यक्ति को मिले थे।
उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, वो हमारे अचेतन मन में क्या होता है, वो चला जाता है। और जब हम उस व्यक्ति को कुछ वर्षों बाद क्या अचानक से दोबारा देखेंगे तो क्या है, वो जो याद हमारे अचेतन मन में चला गया है वह हमारे चेतन मन में वापस आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, पुनः स्मरण, ये पुनः स्मरण कहते हैं। अब हम देखते हैं चौथा, पहचान करना। देखिए यहाँ पर पहचान करने से मतलब होता है कि हम कुछ चीज़ हम देखे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, हम उसको जाने के किसी भी चीज़ को देखे हैं तो उस या समझे तो क्या करेंगे, उस चीज़ की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, है ना। जैसे हम जैसे कुछ भी कार्य लेते हैं, जैसे जैसे जो ड्राइवर होते हैं या मैकेनिक होते हैं गाड़ी बनाना, है ना, वो क्या करेंगे, गाड़ी किस तरह बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, कोई गाड़ी वो बनाया है तो अगर उसके सामने कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है तो वह अपनी स्मरण शक्ति को याद करता है, पहचान उस जो वो गाड़ी है उसको किस तरह वो बनाया था, उस समस्या को वह पहचान करता है और उस गाड़ी को वो क्या करता है, वो ठीक करता है। तो इसी तरह स्मृति का चौथा क्या है, पहचान करना। वो कार्य को जानेगा, समझेगा, पहचानेगा तथा उस गाड़ी को क्या करेगा, वो बनाएगा। तो इसी तरह ये स्मृति का चौथा क्या है, पहचान करना है। चलिए अब हम देखते हैं अच्छी स्मृति के लक्षण। जो अच्छी स्मृति होती है उसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, शीघ्र अधिगम। जो स्मृति होती है उसका पहला लक्षण क्या होता है, शीघ्र अधिगम। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो कोई भी टीचर अगर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, किसी बात को वो जल्दी से अधिगम कर लेते हैं, मतलब सीख जाते हैं। तो यही जो अशीघ्र अधिगम है ये अच्छी स्मृति का पहला लक्षण होता है। अगर कोई बच्चा तुरंत सीख जा रहा है तो इसकी स्मृति क्या होती है, वो अधिक अच्छी होती है। अब दूसरा लेते हैं उत्तम धारण शक्ति। कभी कभी क्या होता है, कोई बालक कुछ चीज जल्दी तो सीख जाते हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं उसे अधिक देर तक क्या करता है, उसे धारण नहीं कर पाता है, मतलब कुछ समय बाद उसे भूल जाता है। और वही हम देखेंगे कोई कोई बालक होता है वो सीख भी जाते हैं और उसको अधिक देर तक वो याद भी रख सकते हैं। तो यही क्या कहते हैं, उत्तम धारण शक्ति कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को सीख जाता है और बहुत लंबे समय तक वो उसको याद रहता है, यही कहते हैं उत्तम धारण शक्ति। अब तीसरा देखते हैं शीघ्र पुनः स्मरण। यहाँ पर कहा जा रहा है शीघ्र शीघ्र पुनः स्मरण। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखा रहता है तो जरूरत पड़ने पर क्या करता है, उस चीज़ को वो पुनः स्मरण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी बनाना जा रहा होता है ना, तो कभी कभी वो ट्रैवल कर रहा होता है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को वहाँ पर तुरंत उसे याद आ जाता है कि इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, तो वहाँ पर वो अपनी स्मृति को वो याद करता है और वो गाड़ी को तुरंत बनाने वो भेज जाता है। इसी तरह वो क्या करते हैं, उस चीज़ को शीघ्र पुनः स्मरण वो कर लेता है, मतलब वो कार्य करने की जो प्रणाली है उसे वह तुरंत याद कर लेता है और उस कार्य को पूरा कर लेता है। अब हम देखते हैं चौथा, शीघ्र पहचान करना। मतलब देखिए हम अब कुछ चीज़ ऐसी होती है, हम शीघ्रता क्या कहते हैं, उस चीज़ को याद तो कर लेते हैं, बट ये भी जानना जरूरी रहता है कि वो उस जो हम याद किए हैं वो सही है कि नहीं, मतलब उस जो याद है उसकी पहचान करना भी आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं पांचवा, अनावश्यक बातों की विस्मृति। स्मृति की सबसे अच्छी एक गुण क्या होती है, अनावश्यक बातों को भूल जाना, है ना। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होते हैं उसे क्या होता है, कुछ जो चीज़ हमारे साथ अच्छी बातें नहीं हुई है या कुछ जो बातें हमें जानने के लिए जरूरी नहीं है तो उन बातों को क्या करना चाहिए, हमें उसे भूल जाना चाहिए, उसकी भी स्मृति क्या होती है, अच्छी होती है। अब हम देखते हैं छठवां, उपयोगिता। स्मृति वही अच्छी है जो वक्त आने पर काम आए। जैसे एक कोई विद्यार्थियों को ले लीजिए, वो क्या करते हैं एग्जाम टाइम वो बहुत मतलब कि पढ़ाई करते हैं, तब क्या होता है जिसकी स्मृति अच्छी होती है ना, वो तो तुरंत याद करके लिख लेता है ना। और उसके बाद देखिए कोई कोई बालक क्या करता है, वो उसे कुछ चीज़ याद नहीं आती है और वो परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो इस जिसकी स्मृति अच्छी होगी वो उसके लिए क्या होगी, जो स्मृति है वो उपयोगिता साबित होगी, वो एग्जाम में अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाएगा। इस प्रकार जो स्मृति है उसके लिए उपयोगी साबित होती है। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति के नियम। स्मृति के क्या क्या नियम है ये हम जानेंगे झा के अनुसार। झा के अनुसार इन्होंने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। पहला है आदत के नियम, दूसरा है निरंतरता का नियम और तीसरा है परस्पर संबंध का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं आदत का नियम। देखिए आदत के नियम के अनुसार
जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, है ना, या उसे बार बार उस कार्य को करते जाते हैं, तब क्या होता है, वो कार्य हमारे मन में एकदम गहरे रूप से क्या होती है, वो छप जाती है और हम उस कार्य को पूरी तरह से वो समझ जाते हैं। तब क्या होता है, हम उस चीज़ को हम कभी भी उसे भूल नहीं पाते। इस तरह वो हमारे मन में क्या है, वो संचित हो जाती है। जैसे किसी कोई व्यक्ति पहाड़ा रटा है, या है ना, वो मतलब बार बार उस चीज़ को रटा है तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता, वो उसका आदत हैबिट बन जाता है। तो यही नियम है वो आदत का नियम कहलाती है। इस नियम के बारे में बी एन झा जी कहते हैं, इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति ही काफ़ी है। बी एन झा जी कहते हैं कि जो आदत के नियम है उसको लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति ही काफ़ी है। मैंने आपको बताया कि हम कुछ चीज़ को बार बार लगातार उसकी पुनरावृत्ति करना, तो बार बार दोहरा रहे हैं, तो उसकी क्या होती है, हम मौखिक पुनरावृत्ति ही काफ़ी होती है। मतलब मन में ही आप बोल के उसको क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं निरंतरता का नियम। देखिए, निरंतरता का नियम होता है कि हम कुछ चीज़ को निरंतर रूप से मतलब कुछ चीज़ को याद करते हैं, है ना, कुछ चीज़ को सीखते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, हम हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, वो संचित हो जाता है, वो याद हम हमारे मन में वो संचित हो जाता है कि किस तरह हम उस कार्य किए थे, है ना। तो इस तरह वो हमारे मन में संचित हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे जो देखने या समझने सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान हमें कुछ ऐसी अनुभव होता है, मतलब ऐसी चीज़ों का अनुभव भी होता है जो हमें निरंतर रूप से याद रहता है। जैसे हमें कोई घटना घटी है ना, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, तो ना चाहते हुए क्या करते हैं, वो चीज़ को हम भुला नहीं पाते। वो निरंतरता रूप से क्या होता है, हमारे मन को हमें वो बार बार उस चीज़ का हमें वो याद आते रहता है। तो इसी को कहते हैं निरंतरता का नियम। हमें जैसे कुछ विशेष अनुभव हुआ है, वो बार बार हमारे दिमाग में वो आता रहता है, तो यही क्या कहते हैं, निरंतरता का नियम। ड्रेवर जी इस निरंतरता के नियम बारे में कहते हैं, निरंतरता का नियम तत्कालिक स्मृति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ये जो निरंतरता का जो नियम है, वो हमारी जो तत्कालिक स्मृति होती है उसमें क्या करती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब हम किसी भी चीज़ को तुरंत वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम अपनी जो तत्कालिक स्मृति है उसका हम यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परस्पर संबंध का नियम। यहाँ पर परस्पर संबंध का नियम, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ को जानेंगे, है ना, जानना है, समझना है, तो हम उस चीज़ को किसी चीज़ के साथ अगर संबंध स्थापित करेंगे, तो उस चीज़ के बाद हम बार बार हम याद करते जाएंगे, तो हमें वो क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया के आधार पर हमें वो चीज़ याद आती जाएगी। जैसे महात्मा गांधी का जीवन परिचय हो गया। अगर हम जीवन परिचय मतलब महात्मा गांधी का पूरा निबंध पढ़ लिए, तो हम अगर महात्मा गांधी का पूरा मतलब कि निबंध पढ़ लिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन या जो कुछ भी मतलब महात्मा गांधी से संबंधित जो सारे जो आंदोलन किए हैं ना, जो भी सारे हुए, वो क्या हमें वो याद आते जाएंगे। मतलब हम उससे संबंध स्थापित करेंगे तो एक के बाद एक वो हमें याद आते जाएंगे। तो यही क्या है, परस्पर संबंध का नियम कहलाता है। तो स्टार्ट एवं ओब्डन जी इस परस्पर संबंध के नियम बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं। एक तथ्य और दूसरे तथ्यों में जितने अधिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, उतना ही अधिक सरलता से उस तथ्य का स्मरण हमें हो जाता है। अर्थात मैंने बताया आपको कि हम दो चीज़ों का अगर परस्पर संबंध स्थापित करें तो हमें चीज़ों को सीखने में आसानी होती है। जैसे मैंने बताया आपको, महात्मा गांधी का यह निबंध पढ़ेंगे तो हमें जो जितने भी महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए किया, वो एक एक चीज़ क्या है, हमें वो निश्चित रूप से हमें याद आती जाएगी। तो यही क्या आती है, परस्पर संबंध का नियम। चलिए अब हम देखते हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारी स्मृति होती है उसको क्या क्या चीज़ प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, मस्तिष्क में चोट लगना। देखिए, हमारी जो स्मृति होती है उसको सबसे अधिक प्रभावित हमें क्या है, जब मस्तिष्क में चोट लग जाए तब हमारी स्मृति क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, मतलब कि मतलब कि वो बहुत कुछ जानता रहता है, लेकिन सडनली क्या होता है, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है ना, और उसमें उसे चोट लग जाता है। तो उस समय क्या होता है, उस व्यक्ति के जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो याद होती है, स्मृति होती है, वह वहाँ पर प्रभावित होती है। वो हर चीज़ को क्या मतलब वो भूल जाता है। अपने जो मस्तिष्क में चोट लगने के कारण वो हर चीज़ को क्या करता है, वो भूल जाता है। तो हमारी स्मृति को प्रभावित क्या करता है, मस्तिष्क में चोट लगना। अब हम देखते हैं दूसरा, मादक वस्तुओं का सेवन। हमारी स्मृति को प्रभावित करने का सबसे बड़ा हाथ किसका है, एक
मादक वस्तुओं का सेवन, मतलब कि नशा करते, जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि जो वस्तुएं होती हैं, मतलब कि जो मादक जो वस्तुएं होती हैं, उन सब का सेवन से भी हमारी जो स्मृति है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। हमारी जो सोचने समझने, तर्क वितर्क करने आदि जो शक्तियाँ हैं वह मादक वस्तुओं के सेवन करने से कहते हैं उसमें प्रभाव पड़ता है। तो हमें जो क्या है, हमारे मादक वस्तुओं से क्या है, हमें दूर ही रहना चाहिए। अब हम उठते हैं तीसरा, चिंता। हमारी स्मृति को प्रभावित कर तीसरा बड़ा कारण क्या है, चिंता। व्यक्ति कहते हैं चिंता चीता के समान होती है ना। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अगर किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है, कोई कोई चीज़ उसे सता रही होती है, तो वह उसकी जो स्मृति है वह वहाँ पर प्रभावित होती है, मतलब कुछ चीज़ को वो याद नहीं कर पाता है अपनी चिंता के कारण। अब हम देखते हैं चौथा, मानसिक रोग। हमारी स्मृति को प्रभावित करें चौथा बड़ा कारण क्या है, मानसिक रोग। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, उसे कुछ मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है, उसे जो स्मृति है वह प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं पांचवा, स्मरण न रखने की इच्छा। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी चीज को जबरदस्ती नहीं जानने की प्रयास करता है, मतलब वो चीज उसे याद रखना ही नहीं चाहता, तभी भी क्या होता है, हमारी जो स्मृति है वह प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल हमारी स्मृति को प्रभावित करती है। जैसे बालक हो गए, वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन घर के जो लड़ाई झगड़े ये सब माहौल देखकर वो क्या करता है, वो तंग आ जाता है। अब वो अच्छे से वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाता है, तो इस तरह वो किसी चीज़ को वो याद नहीं कर पाता है ना। तो इस प्रकार उसकी जो स्मृति है वह पारिवारिक झगड़ों या माहौल के कारण क्या है, प्रभावित होती है। अब हम कुछ भी चीज़ को याद अच्छे से नहीं कर पाता। तो इस तरह आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी स्मृति को प्रभावित करती है।